जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी पेडागोजी और व्याकरण से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसी की श्रृंखला में आज आपको अगले वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। मतलब यहाँ व्याकरण से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है, विराम चिन्ह को लेकर है, और उस विराम चिन्ह के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा विराम चिन्ह है जो कि विस्मय बोधक कहलाता है। तो विस्मय बोधक मतलब आपको पता है इस तरह का चिन्ह होता है और वो दिखाई दे रहा है 3 नंबर पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाकी इनके सबके नाम जो है मैंने यहाँ नीचे लिख रखे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है, 3 नंबर का होता है। जो पहला होता है चिन्ह बनाया उसको हंसपद कहते हैं, ये त्रुटि चिन्ह भी कहलाता है, इसको त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। दूसरा है अल्पविराम या कॉमा कहते हैं इसको इंग्लिश में। और तीसरा है डैश या योजक चिन्ह, जो कि 2 अलग अलग या समान शब्दों के बीच में लगता है, जैसे रात दिन हो गया, लाभ हानि हो गया, सुख दुख हो गया, दिन दिन हो गया, तो ऐसे शब्दों के बीच में लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, वाला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। एक वाला प्रत्यय लगाया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द वाला प्रत्यय लगाकर सही बना है। जैसे बालपन, तो ये बचपन शब्द में या बच्चा शब्द में पन लगाकर जुड़ा है, तो ये तो संज्ञा से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर वाला नहीं लगा है। वाली ये एक अपने आप में एक शब्द है, वाला भी एक अपने आप में शब्द है, बाला बाली ये तो कहीं ना कहीं लड़के और लड़के का नाम के तौर पर दिया गया है, पर तो यहाँ शब्द जो है वो है गाने वाला, तो इसको कहते हैं वाला प्रत्यय। ठीक है, चलिए बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर जो था वो था सी नंबर पर, 3 नंबर पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और अगला प्रश्न है ये, चिंत का विलोम क्या होगा। चिंत शब्द का विलोम क्या होगा। तो चिंत शब्द का विलोम हो जाता है अचिंत्य। क्या हो जाता है बेटा, अचिंत्य। तो चिंत के सामने अ जोड़ दीजिए तो अचिंत्य हो जाएगा। कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जिनके सामने जोड़ा जाता है। ये हो जाएगा निर्चित्य, तो निर्चित्य तो होगा नहीं, वो चिंत्य है, और ये चित्य हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, सचित्य भी नहीं होगा, तो चिंत्य लिखा है तो वो अचिंत्य हो जाएगा। इसलिए व्याकरण में शुद्ध वर्तनी का विशेष ख्याल रखें, शुद्ध वर्तनी का विशेष ख्याल रखें। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, मतलब डी आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हालांकि आप लोग अपने कमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए उतना अच्छा है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं जैसा आप लोग अगर मुझे प्रोत्साहन देंगे तो मैं और अच्छे से काम करूँगा, आपके लिए और भी काम करूँगा। हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आप लोगों को हिंदी का पूरा पेडो पढ़ा कर देने वाला हूँ, तो वो बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। लगभग उसका सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। जैसे ही होता है मैं आपको वीडियो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो इंतजार कीजिएगा। आपको एक एक व्याख्या के साथ पूरी 8 यूनिट जो है पूरी कंप्लीट करके दूंगा। बार बार कही हुई उक्ति कहलाती है क्या। तो वो कहलाती है पुनरुक्ति, इसी को लोकोक्ति के नाम से भी जानते हैं, पर यहाँ पुनरुक्ति है। बार बार का मतलब पुनः हो जाएगा, तो यहाँ एक संधि का भी प्रयोग हुआ है, पुनः प्लस उक्ति शब्द के साथ में। हालांकि मैंने इसको सॉल्व करके दिया है नीचे, क्योंकि यहाँ लिख पाना वो उचित नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख कर दिया है आपको कि पुनः प्लस उक्ति में विसर्ग संधि का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो विसर्ग है ये जो है आधे र में बदल जाएगा, तो इसको कहते हैं कौन सी संधि, विसर्ग स्वर संधि। अगला शब्द जो है शीश शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। शीश शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो शीश शब्द का शुद्ध रूप होता है शीश। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, शीश हो जाएगा, शीश नहीं होगा, शीश होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि आड़े हाथों लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है आड़े हाथों लेना। तो रहस्य खुल जाना ये तो नहीं होगा, कलाई खुल जाना जिसको भेद खुल जाना कहते हैं। मरने के करीब आना ये भी नहीं होगा। खरी खोटी सुनाना और अत्यंत मूर्ख होना ये तो होता है बछिया का ताऊ होना, निरा मूर्ख कहते हैं, है ना। तो भैया ये सही जो हो जाएगा खरी खोटी सुनाना, इसका सी आंसर हो जाएगा। समझ चुके होंगे आप लोग प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, लर्निंग शब्द के लिए एक पारिभाषिक है जिसको हम लोग मानक शब्द भी कहते हैं का प्रयोग करना है। तो लर्निंग के लिए होता है बेटा अधिगम। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे सीटेट वगैरह में या बीएड वगैरह में या जो अपना टेट का एग्जाम है उसमें ये पूछा जाएगा कि लर्निंग शब्द किस भाषा का है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो जब हम लोग अधिगम की तरफ जाएंगे तब वहां पर आप लोग एक बार देख लीजिए, या अगर किसी को पता है तो कमेंट्स करके जरूर कहिएगा।
चलिए इसका सही आंसर जो है वो है 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चांदी का पर्यायवाची क्या होगा? चांदी का पर्यायवाची आप लोगों के अनुसार क्या होगा? तो चांदी का पर्याय देखो, उदक जो है ये तो होता है जल का, ये किसका होता है? जल का। और धनरस ये देखना पड़ेगा किसका है। हालांकि चांदी शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो चंद्रहास होता है। क्या होता है? चंद्रहास। खनक नहीं होगा, खनक तो एक आवाज के लिए है, सिक्के वगैरह की आवाज जो होती है उसको खनक कहते हैं, ठीक है। और धनरस वगैरह तो ये कुबेर वगैरह के साथ जोड़ सकते हैं यहाँ पे एक घड़ी के लिए। चलिए अगला देखिए, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो हमें क्या करना चाहिए एज अ शिक्षक? ये प्रश्न पूछने का आशय है। त्रुटियां चांद बिंदी लगा देना तो आसान हो जाएगा। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, यही सही आंसर है। त्रुटियों को बचाने के लिए, बालक है, छोटा है, उसको सिखाने के लिए आपको पहले खुद पढ़कर सुनाना होगा। उसे शिक्षक चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो होता ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आंसर बढ़ते हैं। आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर जो है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और अगला प्रश्न जो है वो है हाँ देखिए, इसकी व्याख्या भी देखिए, मैंने व्याख्या भी कर रखी है। इससे बालकों को क्या क्या लाभ होगा, है ना? अपनी त्रुटियों का पता चलेगा, इससे सही पठन कौशल विकसित होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शिक्षक के मार्गदर्शन से सीखने में मदद नहीं मिलेगी। केवल शिक्षक होना पर्याप्त नहीं है, शिक्षक को सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करना भी चाहिए, ऐसा भी कहा गया। बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे बालक की त्रुटियां बढ़ सकती हैं और उसकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। तो वो जो लिखा हुआ था ना उसमें कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके लिए बताया कि उससे क्या होगा, उससे उसकी त्रुटियां और बढ़ती चली जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है कि निम्नलिखित में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। भाषाई विविधता के अंतर्गत, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई पेपरों में आ चुका है। निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। भाषा की कक्षा में एक साधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता, बालक के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है और शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर जो है आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर है डी नंबर, शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो मैंने इसकी डिटेल भी लिख कर रखी है कि भाषा विविधता से तात्पर्य है विभिन्न भाषाओं की बोलियों, विभिन्न भाषाओं, बोलियों और संवाद शैलियों की विविधता से। यह विविधता भाषा के उपयोग, संदर्भ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होती हैं। समझ चुके होंगे आप लोग इसका उत्तर है डी, ठीक है। आप लोग अपने विचार जरूर रखिएगा और किस प्रकार के टॉपिक और भी पढ़ना है मुझे बता सकते हैं आप लोग। अगर जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? अब देखो, ये प्रश्न बालक स्तर पर नहीं है, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं है, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए होता है। परंतु उन्होंने कहा है पेपरों में कि सिलेबस में कि हम स्तर थोड़ा सा कठिन रख सकते हैं। तो भाई मैं क्वेश्चन आप लोगों को कठिन भी करा देता हूँ। तो इसका सही उत्तर तो एक है, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, है ना। विमर्श मतलब समझते हो, चर्चा का एक विषय मतलब विचार विमर्श रखना बच्चों के सामने, तो उसकी बात कही है। आइए इसकी विस्तार से जानकारी भी देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 के साथ। प्रश्न नंबर 12, उसकी विस्तार से जानकारी तो मैंने नहीं लिखी, पर प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में खालिस्तान सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक हो सकता है कि अगर हम हिंदी भाषा के विविध रूपों को पहचानें? तो हिंदी भाषा की पत्रिका एवं पाठ्यपुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। तो इसका सही आंसर है हिंदी भाषा की साहित्यिक व अन्य मुद्रित, क्योंकि किसी भी समाज का अगर कुछ जानना है या किसी समाज को जानना है तो समाज के साहित्य को जानना होता है। तो उस तरह से यहाँ पर भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं।
हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित पुस्तकें, जो प्रिंटेड पुस्तक है उनकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। अभी तक वो बोलता है कि आधार क्या है, अभी उसने बोला है कि आधार नहीं है। तो देखो, एक भाषाई परिवार भाषा अर्जन और सीखने में मदद करता है। स्वाभाविकता मतलब आपके अंदर इच्छा है कि नहीं, और सहज, आप उतने उस काम के लिए कंफर्ट है कि नहीं है ना, या बिल्कुल सहज है कि नहीं है, बहुत अधिक क्लिष्ट तो नहीं है, बहुत अधिक कठिन तो नहीं है। तो भैया ये तीनों चीजें तो होती हैं, व्याकरण नहीं होती हैं, क्योंकि भाषा अर्जन और अधिक अंतर करने के लिए आपको व्याकरण की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो पर यहाँ उसने बोला है कि मुख्य आधार नहीं है, तो ये आधार नहीं है भाषा सीखने और अर्जन, क्योंकि भाषा को सीखने के लिए अगर नियमों की बात करें तो व्याकरण जरूरी होता है, पर यहाँ नियम की बात नहीं कर रहे हैं, अर्जन की बात कर रहे हैं, इसलिए भाषा परिवेश और ये सब होगा। सही आंसर हो जाएगा व्याकरण। देखिए, इसके बारे में कुछ व्याख्या यहाँ पर फिर से प्रश्न नंबर 14 के पास चलते हैं, हालांकि व्याख्या की जरूरत नहीं है उतनी। प्रश्न नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण या भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्ध भाषा खालिस्तान व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब हमें क्या भाषा अर्जन करने के लिए बच्चे को जरूरी है, परिवेश और भाषिक, साहित्यिक और कला, कलात्मक और साहित्यिक, भाषक और साहित्यिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समृद्ध भाषा परिवेश जरूरी होता है, इसलिए सही आंसर जो है इसके साथ में भाषिक और साहित्य। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा व साहित्यिक अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति से उपयोग किया जाए। मतलब जो भी उसको शिक्षण देने के लिए चीजें यूज कर रहे हैं वो साहित्य और भाषिक विषय पर आधारित हो, मतलब जानकारी पूरी होनी चाहिए, ये कहने का आशय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 15 ये कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। हिंदीतर मतलब होता है हिंदी के अलावा, क्योंकि यहाँ हिंदी प्लस इतर शब्द से बना है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है, हिंदी प्लस इतर। हिंदी मतलब हिंदी हो गई, भाषा की बात हो गई, और इतर मतलब होता है अन्य या दूसरा या भिन्न। तो उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। मतलब इसमें से कौन सी बात सही नहीं है कि उनको स्थान मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित करना और हिंदीतर भाषा की रचना शैली से परिचित करना। देखो ये दोनों ऑप्शन तो होने चाहिए, पहला और दूसरे को लेकर कंफ्यूजन है, परंतु यहाँ पहला भी ऑप्शन सही होगा। कारण ये है कि देखो हिंदीतर भाषा के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, ये सही था आंसर आपका, मतलब ये है। और उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, यहाँ देखिए औचित्य नहीं है, तो हिंदीतर भाषा के आक्रोश को शांत करना, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर पर। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के पास ये रहा, 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के प्रश्न में ये कहता है कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जानने या जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए। शिक्षक को पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, ये भी सही बात है। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, कर सकते हैं बोले। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना और समाचार पत्र पोस्टर निर्माण करवाना चाहिए। तो इसने पूछा है कि उसके अलावा और क्या कर सकते। देखिए चारों ऑप्शन तो ऐसा लग रहा है कि सही है, परंतु इन चारों में से एक ही उचित होगा और वो है पहला, पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए। मतलब ये जो बाकी सब चीजें हैं ये पठन सामग्री के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं इसके अंतर्गत, इसलिए आंसर आपका 1 गया। देखो चारों चीजें तो हैं पर वो किसके अंतर्गत है, तो वो पठन सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पत्रिका। तो छोटे बच्चों को हम पत्रिका नहीं पढ़ा सकते, पाठ्यपुस्तक पढ़ा तो सकते हैं, पर वो उतनी कामगार सिद्ध नहीं होगी जितनी की बाल साहित्य होंगे, छोटे छोटे साहित्य के माध्यम से, चित्र वाले, तो उसके माध्यम से बच्चा जल्दी से गहन कर लेगा, चीजों को सीख लेगा। समाचार पत्र भी, तो ये बड़े स्तर पर हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब डी। देखिए इसकी व्याख्या क्या कहती है, सही उत्तर है इसका 4, बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें रुचि और आकर्षक कथाएं होती हैं, सरल और स्पष्ट भाषा में होती, छोटी छोटी होती है ना, इसलिए
बच्चों को सुनने में और सीखने में मजा आती है। बच्चों की रुचि और कल्पना को बढ़ावा देती है। भाषा की मूल बातें सीखने में मदद भी करती हैं। बच्चों को पढ़ने की आदत भी डालने में मदद करती हैं। बाल साहित्य के फायदे देखिए क्या क्या है। बाल साहित्य के फायदे, भाषा की क्षमता बढ़ती है बच्चे में, सोच विचार और कल्पना को विकसित करते हैं, बच्चों के जीवन के मूल्यों के बारे में सीखने को मिलता है, बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी विकसित किया जा सकता है। और जो बाकी विकल्प थे उन विकल्पों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी विकल्प क्या थे? पत्रिकाएं बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जटिल विषयों पर केंद्रित होती है और उसकी भाषा भी थोड़ी सी जटिल हो सकती है उनके लिए। पाठ्यपुस्तक शिक्षा के लिए आवश्यक है लेकिन वे बच्चों की रुचि और कल्पना को नहीं बढ़ा सकती, इसलिए बाल पत्रिका या बाल जो पुस्तकें होती हैं वो आवश्यक है। समाचार पत्र बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि वो जटिल और वयस्क विषयों पर केंद्रित होते हैं, उस बड़ी सोच समझ वाले विषय पर होते हैं, इसलिए कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है। देखो अब वो क्वेश्चन आ गया, वहां पूछा था कि अंतर क्या नहीं है और यहां पूछ रहा है कि अंतर क्या है। तो भैया भाषा परिवेश, साक्षात्कार, पाठ्य सामग्री, भाषा आकलन ये सब नहीं है ना। क्या मुख्य अंतर क्या है? भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जन में भाषा परिवेश का मुख्य आधार होता है भैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले इन चारों ऑब्जेक्टिव की हम व्याख्या भी कर लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश है। भाषा सीखना पाठ्य सामग्री के माध्यम से सीखना होता है, शिक्षक के मार्गदर्शन से हो सकता है, विशिष्ट नियमों और संरचनाओं के माध्यम से भी हो सकता है। भाषा अर्जन कैसे कर सकते हैं? तो भाषा परिवेश में रहने से भाषा अर्जन हो जाता है, स्वाभाविक रूप से भाषा का उपयोग करने से हो जाता है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से भी हो जाता है। तो भाषा अर्जन और भाषा सीखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बातें बताई थी। भाषा परिवेश का महत्व क्या होता है? तो भाषा परिवेश का महत्व यह है कि स्वाभाविक भाषा का उपयोग करना, संदर्भित और संस्कृति की समझ, भाषा की व्याकरणिक उपयोगिता और अन्य विकल्प क्या कहते हैं ये देख लीजिए। साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार भाषा का एक हिस्सा है लेकिन भाषा सीखने और अर्जन के मुख्य अंतर का आधार नहीं है। पाठ्य सामग्री भाषा सीखने का एक साधन है लेकिन मुख्य अंतर का आधार नहीं हो सकता, ऐसा कहने का आशय है। भाषा आकलन भाषा की क्षमता का मूल्यांकन करने का तरीका है लेकिन मुख्य अंतर का आधार नहीं है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न का नाम है 19वें नंबर पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? भाषा के आकलन में आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों का आकलन किया जाता है तो उस समय आप इनमें से किसको सर्वाधिक महत्व देंगे? क्या जांच सूची को, प्रश्नावली को या लिखित परीक्षा को? तो ये आकलन करने का एक तरीका है जिसको मूल्यांकन कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये छोटे बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो है वो पोर्टफोलियो होता है। अब ये पोर्टफोलियो वगैरह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में, बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा, नीचे विस्तार से आपको मैं लिखकर भी बता रहा हूँ। तो इस 19 का आंसर जो है वो है ए। देखिए उसके पहले मैं पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ, फिर पोर्टफोलियो को बताता हूँ। सही उत्तर पोर्टफोलियो है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो सबसे उपयुक्त तरीका होता है। पोर्टफोलियो में बच्चे के लेखन, पढ़ने और बोलने की क्षमता के नमूने शामिल होते हैं जो उनकी भाषा की प्रगति को दर्शाते हैं। पोर्टफोलियो के फायदे देख लीजिए क्या क्या है। व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन होता है, मतलब बच्चे के एक बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चे की ताकत और कमजोरी का पता चलता है। शिक्षक को बच्चे की जरूरतों को समझने में मदद मिलती है। बच्चे को अपनी प्रगति को देखने का अवसर भी मिल जाता है। अन्य विकल्प जो है प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। जो चारों विकल्पों में से 3 है वो लिखित, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित परीक्षा के दबाव से बचाना चाहिए। लिखित परीक्षा ना लेकर ज़्यादातर उनका ओरल टेस्ट लेना चाहिए, ऐसा था। जांच सूची केवल विशिष्ट कौशलों का मूल्यांकन करती है, पूरी भाषा की क्षमता का नहीं। इसमें देखो एक प्रश्न में एक बात कही थी यहाँ पर, ये भाषा के आकलन की, तो ये भाषा के आकलन के लिए चल रहा था, पूरे कौशल के लिए नहीं। समझना, क्वेश्चनों को ध्यान से समझा करना तो आसानी समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली क्या कहती है? तो प्रश्नावली में ये कहा गया है कि प्रश्नावली बच्चों की भाषा की क्षमता का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकती।
पोर्टफोलियो क्या है, अब इसको समझाता हूँ। पोर्टफोलियो एक संग्रहण है या संग्रह है जिसमें व्यक्ति के कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति के नमूने शामिल होते हैं जो बच्चों ने किया होगा स्कूली दौरान में, उसकी बात करते हैं। यह एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जो व्यक्ति की क्षमताओं, कौशलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। पोर्टफोलियो के कुछ प्रकार भी हैं, प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं। पोर्टफोलियो के प्रकार हैं शैक्षिक पोर्टफोलियो, पेशेवर पोर्टफोलियो, कलात्मक पोर्टफोलियो। शैक्षिक पोर्टफोलियो के अंतर्गत छात्रों की प्रगति और उपलब्धि कार्ड होते हैं। पेशेवर पोर्टफोलियो में व्यक्ति के कार्य का अनुभव और उपलब्धियों का रिकॉर्ड होता है, और कलात्मक में कलाकारों की रचनात्मक रचनाओं का संग्रहण होता है या रचनात्मक चीजों का होता है। पोर्टफोलियो से फायदे भी देखिए क्या क्या है। व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन करना, उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखना, कौशलों का प्रदर्शन, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करना, शिक्षकों, नियोक्ताओं को व्यक्ति की क्षमताओं का आकलन करने में भी मदद करता है, इसलिए वो फायदेमंद है। पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो लेखन के नमूने हो सकते हैं बच्चे के, चित्र या आर्ट वर्क हो सकता है, परियोजनाओं की रिपोर्ट हो सकती है, प्रशंसा पत्र हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है और आत्म मूल्यांकन भी हो सकता है। ऐसा कहने का आशय है। आत्म मूल्यांकन पोर्टफोलियो का उपयोग कहाँ कहाँ, शैक्षिक संस्थानों में, पेशेवर क्षेत्र में, कला और डिजाइन में, व्यक्तिगत विकास में। इतनी बातें मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बता दी। अगर इसके बाद भी तुम लोगों को कोई डाउट रहता है तो अपने स्तर पर एक बार और पढ़ लेना। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रवाह, फ्लुएंसी एक होनी चाहिए। क्या बोले, अक्षर ज्ञान और अर्थ और गति। तो भाई ये जो होता है अक्षर ज्ञान, तो उसको पढ़ने वाली मतलब बचपन में सीख लिया होगा। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ। यदि आप पढ़ रहे हो और उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है पढ़कर। चलिए, तो इसका सही उत्तर है अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ को समझना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पढ़ने के उद्देश्य को पूरा करता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। भाई जैसे आप लोग स्कूली शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हो, बड़े हो चुके हो आप तो आप क्यों पढ़ रहे हो कि स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, उसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। अर्थ के बिना पढ़ना केवल अक्षरों की पहचान करने तक सीमित हो जाता है। जैसे कई बार स्कूलों में बच्चे आ आई पढ़ तो लेते हैं, है ना, अनाराम ईम ली कूलून ऋषि एडी है ना कोकली और तंगुर ये सब पढ़ लेते हैं, पर उसके पीछे का औचित्य नहीं पता होगा तो पढ़कर भी क्या मतलब, उसको सीखना पड़ेगा ना। पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ का क्या महत्व है, तो समझने की क्षमता बढ़ाता है। अर्थ को समझने से पढ़ने वाले व्यक्ति जानकारी को समझ जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थ के माध्यम से पढ़ने वाले व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अर्थ की बात वैसे नहीं, सोच विचार में भी उसकी थोड़ी सी तरक्की होती है। अर्थ को समझने से पढ़ने वाला व्यक्ति सोच विचार की क्षमता भी विकसित कर देता है। और अन्य विकल्प इसलिए नहीं हो सकते हैं। अब देखो अन्य विकल्प क्या है। प्रवाह पढ़ने की गति और स्पष्टता को दर्शाता है, जिसको हम फ्लो कहते हैं। अक्षर ज्ञान पढ़ने की आधारशिला है, लेकिन अर्थ के बिना अधूरा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, पढ़कर बता रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी कमी आप लोगों की भी है। कृपया थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा और लोगों को तक पहुँचाइए जरा वीडियो को। सभी लोगों तक सही जानकारी और सही सूचनाओं के साथ चीज़ें मिल जाएगी। और आने वाले समय में पूरी आप लोगों को हिंदी की व्याकरण और हिंदी शिक्षण शास्त्र पूरा पढ़ा कर देने वाला हूँ। इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी शुरू करूँगा। बस ये कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इन क्वेश्चनों को कराने के बाद मतलब 1-2 वीडियो और क्वेश्चन के आएंगे उसके बाद। गति पढ़ने की गति महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ समझ के बाद। अगर अर्थ नहीं समझ पा रहे और पढ़ के ही चले जा रहे हो तो क्या मतलब। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को हर एक शब्द को पढ़कर उसका मीनिंग बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ वहाँ लिख कर दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगे आपको वीडियो जरूर कहिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।